नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। आपातकाल का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। उपराष्ट्रपति ने आपातकाल को बताया भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। बिहार के मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में किया संबोधित। कहा 25 जून को मनाया जाने वाला संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर। नई शिक्षा नीति की विचार मंथन राष्ट्र और चरित्र निर्माण को देती है बढ़ावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों से करेंगे बातचीत। 27 जून को शेरवुड स्कूल में छात्रों को करेंगे संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए संस्थागत तालमेल, वित्तीय जवाबदेही और प्रौद्योगिकी संचालित शासन पर दिया जोर। कहा संसदीय समितियों की रिपोर्ट को रचनात्मक तरीके से ले सरकारें। संसद की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। और इतिहास रचने जा रहा है भारत का लाल शुभांशु शुक्ला आज भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। और आइए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। एक्सियोम 4 के लंबे इंतजार और बार बार टलने के बाद आखिरकार वो पल आ गया जिसका हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा था। एक्सियोम मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल हैं और इस मिशन के तहत इसका क्रू आज यानी 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने वाला है। मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 2:31 यानी भारतीय समय के अनुसार फिलहाल 12 बजे के आसपास उड़ान भर रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस मिशन से जुड़ी हुई। इस मिशन में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और नया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहा है। और सब कुछ ठीक रहने पर यह अंतरिक्ष यान गुरुवार यानी 26 जून को सुबह 7 बजे यानी भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे आईएसएस से डॉक करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से ये डॉक करेगा। और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं जिनमें भारत के लाल शुभांशु शुक्ला आज इतिहास रचने जा रहे हैं। Axiom 4 mission. Speed X4. नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से इसकी लॉन्चिंग हुई है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरी गई। T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Attack show abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones. We also just heard the
off for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can watch Stage 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown.
Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies. Nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. तो भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन, गर्व का क्षण, और वो काउंटडाउन पूरा हो चुका है। एक्सियम 4 मिशन अपने मिशन पर निकल चुका है और भारत के लिए इसलिए गर्व का क्षण है क्योंकि शुभांशु शुक्ला इस अंतरिक्ष यात्री के तौर पर इस मिशन में शामिल है। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, 41 सालों के बाद भारत के अंतरिक्ष में एक सफल उड़ान भरते हुए हम देख रहे हैं और भारत के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। इतिहास रचता हुआ भारत। तो भारत के शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा है और आसमान को चीरता रॉकेट अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हो गया। भारतीय समय के अनुसार कल शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक करेगा। आइए अब कुछ और अहम गतिविधियों की बात करते हैं। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25 जून 1975 की वो रात जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा। इस दिन संविधान को कुचला गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया गया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा गया। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। देश में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की आवाज जनता को एकजुट कर रही थी। ऐसे में आपातकाल एक ऐसा हथियार बन गया जिसने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया, बोलने की आज़ादी छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप का ताला लग गया, अखबारों में छपने वाली हर खबर को सरकारी सेंसर की मंजूरी लेनी पड़ती थी। कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, समाचार पत्रों के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए। 21 महीने तक चले इस आपातकाल का अंत 21 मार्च 1977 को हुआ, जब इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। शायद उन्हें भरोसा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। जनता पार्टी की सरकार बनी। इस जीत में उन लाखों लोगों का योगदान था जिन्होंने जेलों में यातनाएं झेली, सड़कों पर प्रदर्शन किए, अपनी आवाज बुलंद की। जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी है। पच्चीस जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके आपातकाल को देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय करार दिया और इसके खिलाफ लड़े लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि आपातकाल के दौरान संविधान के मूल्यों को कुचला गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। उन्होंने उन सभी लोगों को नमन किया जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा की और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्यायकाल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में नामित किया ताकि नई पीढ़ी उस दौर की पीड़ा और यातना को समझ सके। अमित शाह ने लिखा कि आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक था।
प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, न्यायपालिका को बंधक बनाया गया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का नारा बुलंद किया और तानाशाही को उखाड़ फेंका। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मतभिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंदकर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर आपातकाल थोपा और संविधान की हत्या की। उन्होंने आरोप लगाया कि 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस की मानसिकता तानाशाही वाली ही है। संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को याद किया जाएगा। ये दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में देखा जा रहा है। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था। गृहमंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्यायकाल बताया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के खिलाफ जारी संघर्ष ने ही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखा है। आपातकाल की 50वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तब ये सवाल उठे कि 50 साल पहले हुई किसी घटना पर बात करके आज क्या हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि देश की चिरस्मृति में ये बना रहे कि जब कोई सरकार तानाशाह बनती है तो देश को कैसे भयानक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए
कि इसको मिनी संविधान बताया गया। प्रीएम्बल बदल दिया, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7th शेड्यूल बदल दिया गया, 40 अलग अलग क्लॉज बदल दिए गए, नए अनुच्छेद डाले गए, नए खंड डाले गए और 42वां संविधान संशोधन इसने तो इंतहाई कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया और न्यायपालिका क्षुब्ध हो गई, क्योंकि न्यायपालिका में न्याय देने वाले पहले ही अपने अनुकूल बनाकर रखे हुए थे और संशोधन के 59वें खंड ने अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीन लेने का काम किया, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय आपातकाल को कोई पसंद नहीं करता था सिवाय तानाशाहों और उस छोटे से संकुचित समूह के जिन्हें फायदा हुआ था। देश के युवाओं को कभी भी 1975 की तानाशाही को नहीं भूलना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश के बहुदलीय लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की साजिश आपातकाल थी। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मतभिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंदकर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 जून को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि 1975 में इसी दिन आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की गई थी। आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दी। उसकी जागृति कहां से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है। जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट the barbarities committed during emergency, the darkest period of Indian history, and we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 जून तक उत्तराखंड के नैनीताल में 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान संस्थान के छात्रों और निकाय सदस्यों को वो संबोधित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। 27 जून को उपराष्ट्रपति शेरवुड महाविद्यालय के 156वें स्थापना समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति नैनीताल के राजभवन का दौरा करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने
रामगुलाम को जल्द ही भारत आने का न्योता दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से बात करके खुशी हुई। हमने भारत मॉरिशस संवर्धित रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय विकास को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन महासागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिहाज से मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उनकी सरकार राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उचित हो उठाती है। आध्यात्मिक संत और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित हथियारों ने संघर्ष के दौरान अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने ये दिखाया कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, उद्योग, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इनसे समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पहले की तुलना में अधिक संख्या में IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान खोले गए हैं। साथियों, श्री नारायण गुरु कहते थे, विद्या कौन प्रबुद्धर आऊ का, संगठना कौन शक्तर आऊ का, प्रयत्नम कौन संपन्नार आऊ का। यानी एनलाइनमेंट थ्रू एजुकेशन, स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। उन्होंने खुद भी इस विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव रखी थी। शिवगिरी में ही गुरुजी ने शारदा मठ की स्थापना की थी। मां सरस्वती को समर्पित ये मठ
इसका संदेश है कि शिक्षा ही वंचितों के लिए उत्थान और मुक्ति का माध्यम बनेगी। मुझे खुशी है कि गुरुदेव के उन प्रयासों का आज भी लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कितने ही शहरों में गुरुदेव सेंटर्स और श्री नारायण कल्चरल मिशन मानव हित में काम कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति से समाज कल्याण के इस विजन की स्पष्ट छाप आज हम देश की नीतियों और निर्णयों में भी देख सकते हैं। हमने इनके दशक बाद, इतने दशक बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी न केवल शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक, बौद्धिक और संवैधानिक विरासत को स्मरण किया और कहा कि केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जहां बुद्ध और महावीर का बोध, चंपारण का प्रतिरोध और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान निर्माण सब एक ही धरातल पर मिलते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिहार प्राचीन समय में वैश्विक शिक्षा का केंद्र था। नालंदा, विक्रमशिला और उदांतीपुरी ये केवल विश्वविद्यालय नहीं थे, सभ्यता थे। इन तीनों संस्थान हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। हम कहाँ थे और हमें कहाँ पहुंचना है। संसद की प्राक्कलन समिति के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विचार साझा किए और संसदीय कामकाज में समितियों के महत्व को साझा किया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।